नमस्कार, वक्त 4 का चक्रव्यूह का है। मैं हूं राजेश कुमार। धर्मांतरण के गेम का पाकिस्तान कनेक्शन। गाजियाबाद धर्मांतरण मामले से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां डीसीपी सिटी निपुण अग्रवाल ने कई खुलासे किए हैं और बद्दों के फोन से 6 ईमेल आईडी चलते थे। एक ईमेल आईडी पे पाकिस्तान से मेल आए हैं, ये डीसीपी ने कहा। साथ ही साथ 30 मोबाइल नंबर पाकिस्तान से कनेक्ट है। तो बद्दों के फोन और सीपीओ फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। पर्याप्त सबूत मिलने पर बद्दों पर एनएसए की कार्रवाई होगी। कल कोर्ट ने बद्दों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। अभी तक की पूछताछ में इनके पास से मिले 2 मोबाइल फोन्स में 6 ईमेल आईडीज का चलाया जाना ज्ञात हुआ है, जिसमें कि इनके पूछे जाने पे इन्होंने बताया है कि 2 ईमेल आईडीज इन्होंने गेमिंग हेतु खरीदी थी। इसमें से एक ईमेल आईडी पे पाकिस्तान से कुछ ईमेल्स आना ज्ञात हुआ है। साथ ही साथ इनके फ़ोन पे 30 के लगभग पाकिस्तान के फ़ोन नंबर सेव्ड होना मिला है, जिनकी जांच की जा रही है। इसके साथ ही इनके पास से जो सीपीयू एवं मोबाइल फ़ोन मिले, उनकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। साथ ही साथ अगर इसमें पर्याप्त साक्ष्य और इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं तो इन पर एनएसए। और गाजियाबाद से हमारे संवाददाता यादराम भारती इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। यादराम भारती, अभी तक की पूछताछ में क्या कुछ खुलासे हुए हैं बद्दों को लेकर? ये पुलिस की जांच इस मामले में जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। आपको बता दूं कि जो बद्दो है उसमें 2 महत्वपूर्ण कनेक्शन पाकिस्तान से मिले हैं, जिसमें सबसे पहला तो ये है कि जो पाकिस्तानी मेल आईडी है उसको खरीदा गया था और उसके जरिए कई जो धर्मांतरण के मामले हैं उनको उसमें यूज किया गया था। और उसके अलावा जो 30 नंबर ऐसे मिले हैं जो कि बद्दों के मोबाइल में थे और जो कि पाकिस्तान के थे, और साथ ही कुछ मार्कशीट जो है वो भी मिली है जो पाकिस्तान के एक छात्र की थी। तो ये तमाम जो सबूत हैं ये बताने के लिए काफी हैं कि पाकिस्तान से जो बद्दों के कनेक्शन वो थे, और साथ ही कई डिजिटल जो सबूत हैं वो शाहनवाज के वो पुलिस के पास हैं। तो पुलिस इन सभी के आधार पर जांच कर आगे की कार्रवाई करेगी। दूसरा, जो कोर्ट है, कोर्ट ने शाहनवाज मसूद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। और इसके अलावा जो पुलिस है अब जो बद्दो है उसकी कस्टडी रिमांड की मांग करेगी और उसके बाद आगे की पूछताछ करेगी। लेकिन अभी तक की जांच के मुताबिक देखा जाए तो पुलिस को इसके कई पाकिस्तानी होने के सबूत मिले हैं, और साथ ही जो धर्मांतरण के बाद जो असल मकसद है, क्योंकि धर्मांतरण सिर्फ एक स्टेप नहीं है, और साथ ही जो शाहनवाज मसूद और बद्दो है वो इस पूरे गेम का आखिरी जो चरण है वो नहीं है, बल्कि इसके अलावा और भी कई ऐसे लोग हैं जो इस पूरी जांच में बेनकाब हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है और पुलिस को उम्मीद है कि जो डाटा सीपीयू का और मोबाइल का बद्दों के मोबाइल से मिला है उससे कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो और सामने आएंगी। यानी कुल मिला के पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग जो है उसमें कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अभी तक के सबूत इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये कोई छोटी मोटा रैकेट नहीं बल्कि एक बड़ा रैकेट है जिसकी बड़ी प्लानिंग थी। बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि जो ये पूरा गैंग है गेमिंग ऐप के जरिए ये पूरा मामला करता है, और एस्कॉर्ट चैटिंग ऐप, इससे लोगों को फंसाकर, जो किशोर है खास तौर पर, उनको फंसाकर उनका धर्मांतरण करता है। और साथ ही इसके अलावा जो ये पूरा एक गैंग है, ये पूरा एक मॉड्यूल है जो कि एक मॉड्यूल के तौर पे, गिरोह के तौर पे काम करता है। और इतना बड़ा गिरोह अगर चलाना है तो उसके लिए फंडिंग की जरूरत होती है, और जिस तरीके से ये लोग पूरा काम करते थे, जाहिर सी बात है कि फंड की जरूरत पड़ती है। और फंड में जो चाहे विदेशी हो या भारत हो, यही पता लगाना है कि। ठीक, बहुत शुक्रिया यादराम इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर लखनऊ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेधावी छात्रों को सम्मानित किया है। 1745 मेधावी छात्रों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया है और कार्यक्रम को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। और पहले की परीक्षाओं में धांधली होती थी, इस बात का जिक्र किया। पहले यूपी बोर्ड बदनाम था, पहले बोर्ड की परीक्षाओं में लंबा समय लगता था। यूपी की शिक्षा बोर्ड सबसे बड़ा बोर्ड है और नकल माफिया समाज के दुश्मन है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। कि माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए कुछ नए विद्यालयों का शुभारंभ हुआ है। जो पहले से बने हुए विद्यालय हैं उनमें कुछ लैब्स बनी हैं,
उनका भी आज लोकार्पण का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है और अन्य अनेक कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न हुए हैं। मैं माध्यमिक शिक्षा विभाग को इन सभी रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज से लगभग 6 वर्ष पहले जब बोर्ड की परीक्षाएं होती थी तो नकल के कारण एक तो यूपी बोर्ड बदनाम था, दूसरा एक लंबा समय परीक्षाओं में व्यतीत होता था। मैं अक्सर देखता था हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की परीक्षा हो या उच्च शिक्षा में भी 3-3 महीने तक परीक्षाएं होती थी। 3 महीने परीक्षा, 2 से 3 महीने परिणाम आने में लगते थे। समाज के वे सबसे बड़े दुश्मन हैं जो नकल करा करके या छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके शिक्षण संस्थानों को अपवित्र करते हैं। वे देश के सही मायने में दुश्मन हैं। ऐसे दुश्मनों को चिन्हित करके, वे किसी भी संस्थान से जुड़े हुए हों, चिन्हित करके उनका सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए और प्रशासन को भी उनके साथ सख्ती से निपटने की कार्रवाई करनी चाहिए जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और मुझे लगता है यह हम सबको पहले से तय करना होगा और मुझे प्रसन्नता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस बार उस मानक को तय करने का प्रयास किया। उसमें और भी अच्छे रिफॉर्म होंगे भी, लेकिन एक अच्छी समय प्रयास। और बुलंदशहर में बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह लोधी ने केंद्र सरकार की 9 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। इस दौरान न्यूज वन इंडिया ने देवेंद्र सिंह से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। केंद्र सरकार की 9 साल पूरे होने को जा रहे हैं और स्थानीय विधायक मेरे साथ हैं देवेंद्र सिंह लोधी। सरकार की योजना को धरातल तक पहुंचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किस योजना को अपने केंद्र सरकार ने जनता के बीच पहुंचाई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी विधानसभा में केंद्र सरकार से जो योजना लाभार्थी को पहुँची है वो 5 ऐसी योजना बता दीजिए जो जनता के बीच में पहुँची। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत हमारी विधानसभा में 70,000 किसानों को उस योजना का लाभ मिला है। उसमें से करीबन 3,000 महिला किसान हैं और दूसरी जो ये रसोई गैस, ये हमारी विधानसभा में लगभग 4,000 महिलाओं को रसोई गैस का कनेक्शन मिला है और लगभग 5,000 ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवास मिले। 5वीं जो ये है उज्ज्वला योजना के तहत उनको जो है रसोई गैस और प्लस उनके जो है 12 जो है करीबन 9,000 ऐसे हैं जो हमारे यहाँ वो बनाई गई हैं, उनके लिए शौचालय बने, महिलाओं को इज्जत रखी। एक सरकार जो आई थी भाजपा सरकार की, तो नलकूप किसानों के माफ़ किए हैं, लगातार शिकायत में नहीं है और स्थानीय विधायक हैं, किसान भी यहाँ हुए हैं, लेकिन अभी भी बिल आए जा रहे हैं और लगातार उन पर कार्रवाई भी हो रही है। अप्रैल से बिल माफ़ होने के बाद भी किसानों की बिल माफ़ी के बाद भी बिल आ रहे हैं और किसानों के साथ बिजली कर्मचारी सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी और सरकार लगातार कार्रवाई करने का निर्देश देगी। हमारे जितने भी उच्च अधिकारी हैं, किसी किसान के साथ शोषण नहीं हो रहा। हमने भी कह दिया किसान अगर कोई बिल नहीं दे रहा, कोई कनेक्शन नहीं कटेगा, किसी किसान को परेशान नहीं किया जाएगा। और दिल्ली दौरे पे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है। शाम 7 बजे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से वो मुलाकात करेंगे और पंजाब की सड़क परियोजनाओं समेत कई अन्य मुद्दों पे वो चर्चा करेंगे। केंद्र द्वारा पंजाब के रोके गए फंड के बारे में भी चर्चा हो सकती है। तो केंद्र द्वारा पंजाब के रोके गए फंड के बारे में भी इस मुलाकात में चर्चा हो सकती है। दिल्ली दौरे में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान
और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से वो मुलाकात करेंगे। शाम करीब 7 बजे ये मुलाकात होगी और इस मुलाकात में पंजाब की सड़क परियोजनाओं समेत कई अन्य मुद्दों पर वो बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो केंद्र द्वारा पंजाब के रोके गए फंड के बारे में भी चर्चा हो सकती है, बात हो सकती है। तो शाम 7 बजे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे भगवंत मान। संदीप शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ चंडीगढ़ से इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, आज मुलाकात होने वाली है भगवंत मान की नितिन गडकरी से, क्या कुछ होने की संभावना है इस मुलाकात में? जी, ये देखिए, भगवंत सीएम मान जो है नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे और कई विशेष मुद्दे हैं उनके पास जो उन्होंने चर्चा में डिस्कस करने हैं। इससे पहले वो कई बार गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर चुके हैं। तकरीबन उम्मीद है कि वही मुद्दे दोबारा से उठाए जाएंगे, जिसमें सबसे ऊपर जो है वो रूरल डेवलपमेंट फंड का है, एनएचएम फंड का है और जीएसटी का, जो काफी समय से जो है पंजाब के लिए पेंडिंग पड़ी है। और साथ ही जो सड़क परियोजनाओं को लेकर भी इस पे चर्चा की जा सकती है। यानी संदीप, चूंकि केंद्र द्वारा पंजाब के जो फंड रोका गया है उसको लेके भी चर्चा हो सकती है कि आप प्लीज उस फंड को रिलीज कीजिए ताकि पंजाब की तरक्की के रास्ते पे और आगे ले जाया जाए। जी देखो, ये पहले भी कई बार ये विषय पे मैंने बताया, जैसे कि अमित शाह जी से, गृह मंत्री से भी इस बारे में मान साहब की 2 से 3 मुलाकात पहले भी हो चुकी है। और जैसा कि मान साहब के प्रवक्ताओं ने हमें बताया कि इस बारे में कई बार जो है पत्राचार भी कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई संतुष्ट जवाब उनसे नहीं मिल पाया। तो इस मुद्दे पर भी चर्चा होना बिल्कुल लाजमी है और जहां तक संभावना है इस मुद्दे पर ही चर्चा का जो जोर दिया जाएगा। ठीक है संदीप, आप मेरे साथ बने रहिए। पीयूष तिवारी भी दिल्ली से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, भगवंत मान की आज मुलाकात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से होने वाली है, क्या कुछ होगा इस मुलाकात में? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली दौरे पर पहुंच रहे हैं और करीब 7 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से इनकी मुलाकात होगी। और इस मुलाकात के दौरान आप देखिए, पंजाब में कई ऐसी विकास परियोजनाएं हैं जिसको लेकर चर्चा हो सकती है, खासतौर पर सड़क से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर अगर हम बात करें। क्योंकि जब से पंजाब में भगवंत मान की सरकार आई है, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी है, आपने देखा कि एक के बाद एक विकास के तमाम कार्य हुए हैं। और जो कार्य खासतौर पर केंद्र सरकार से जुड़े हुए हैं, केंद्र सरकार से फंड लेने हैं, उसके बाद राज्य सरकार उसको कहीं ना कहीं लागू करती है और या विकास कार्यों को उस रूपरेखा में ढालती है। उसी कड़ी में कहीं ना कहीं चाहे आरडीएफ की बात करें या एनएचएम की बात करें, इसके फंड को जिस तरीके से रोकने की बात कही जा रही थी, उसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी भगवंत मान मुलाकात कर चुके हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री। और ऊर्जा मंत्री की अगर हम बात करें, उनसे भी इनकी मुलाकात हो चुकी है। तो निश्चित रूप से पंजाब के तमाम विकास कार्य हैं, इसको लेकर आम आदमी पार्टी जो है, सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है कि किस तरीके से उसको जल्द से जल्द और कराया जा सके। और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से इनकी मुलाकात होगी और काफी महत्वपूर्ण मुलाकात मानी जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि न सिर्फ पहले के जो सड़क परियोजनाएं हैं बल्कि आगे भी किस तरीके से पंजाब सरकार के पास विकास की परियोजनाएं हैं, खासतौर पर सड़क और परिवहन से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर। तो एक रूपरेखा भी कहीं ना कहीं तैयार की गई है भगवंत मान सरकार की ओर से और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष ये रखा जाएगा। और चूंकि जब भी किसी भी राज्य की बात करें, केंद्र और राज्य के सरकारों के बीच जब तक समन्वय नहीं होता है, तब तक निश्चित रूप से विकास उस तरीके से नहीं हो पाता है। और कहीं ना कहीं उस समन्वय को बनाने के मद्देनजर भी इस मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जब करीब 7 बजे के आसपास केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात होगी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की, तो देखना होगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कौन कौन से मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष रखते हैं और उन मुद्दों को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से कितना तवज्जो दिया जाता है। क्योंकि आपने देखा कि पंजाब सरकार लगातार जिस तरीके से वहां पे विकास कर रही है, सड़कों का जाल वहां पे बिछाया जा रहा है, या राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, एक से बढ़कर एक जो योजनाएं हैं वहां पे लागू कराई जा रही है। ऐसे में सड़क से जुड़े हुए मुद्दे पर काफी महत्वपूर्ण जो मुलाकात है वो कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से आज होने जा रही है और इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि करीब 1 से 1.5 घंटे तक ये मुलाकात भी चल सकती है। अब देखना होगा कि करीब 7 बजे जब दिल्ली के मुख्यमंत्री माफ करिएगा, जब पंजाब के मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचते हैं और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करते हैं, तो निश्चित रूप से किन विषयों को लेकर खासतौर पर चर्चा होती है। लेकिन पीयूष जैसा दिल्ली में भी चूंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है और केंद्र के बीच कई तरह के मतभेद हैं, लेकिन चूंकि वो केंद्र शासित राज्य भी है, ऐसे में अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। क्या केंद्र के साथ किसी तरह का मतभेद यहाँ पे नजर आता है या तालमेल यहाँ पे ठीक है कि हाँ आप पंजाब के विकास के लिए काम कीजिए, हम आपके साथ हैं?
देखिए, आमतौर पे जब भी सत्ता में केंद्र में खासतौर पे कोई अन्य सरकार होती है और राज्य में कोई अन्य सरकार होती है तो निश्चित रूप से अंदरूनी तौर पे कहीं ना कहीं खामियां होती हैं, या यूं कहें कि कहीं ना कहीं अनबन होता है, किसी बात को लेकर होता है, विकास परियोजनाओं को लेकर होता है। और निश्चित रूप से जो राजनीतिक द्वेष है वो कहीं ना कहीं विकास परियोजनाओं पर भी देखने को मिलता है। हालांकि जब भी आप प्रधानमंत्री को सुनेंगे या जब भी उन राज्यों के मुख्यमंत्री को सुनेंगे तो सीधे तौर पर यही कहा जाता है कि केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाकर बेहतर तरीके से काम करना है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें दिल्ली की, तो एलजी और दिल्ली सरकार के बीच आपने देखा किस तरीके से अनबन की खबरें आई, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया, उसके बाद केंद्र सरकार इस फैसले के विरोध में एक अध्यादेश लेकर आई, उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और एक महारैली भी बुलाई गई थी जंतर मंतर पे, और आपने देखा किस तरीके से वहां से उन्होंने हुंकार भरी। तो निश्चित रूप से एक जो अनबन है वो कहीं ना कहीं रहता है कि राज्य सरकारें कुछ और कहती हैं विकास परियोजनाओं के लिए एक लेखा जोखा, या यूं कहती है कि हमें इतना फंड चाहिए, और केंद्र सरकार संभवतः कई मामलों में फंड देता है, कई मामलों में फंड रोका जाता है, कई कारण बताए जाते हैं। तो निश्चित रूप से जब तक सामंजस्य नहीं बैठेगा, जब तक समन्वय नहीं बनेगा तो एक राज्य का विकास नहीं हो सकता है। और अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब में काफी चुनौतियां भी हैं भगवंत मान सरकार के लिए, और उस चुनौतियों से निपटने के लिए भगवंत मान सरकार ने काफी कार्य भी किए हैं और लगातार वहां पे कार्य हो रहे हैं, विकास के कार्य हो रहे हैं। चाहे आप शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दे पर देखिए, स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे पर देखिए, और कहीं ना कहीं दिल्ली मॉडल को पंजाब में भी इंप्लीमेंट कराने की जो कवायद है वो भगवंत मान सरकार की ओर से की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चूंकि सारा जो फंड होता है वो केंद्र सरकार की ओर से, कहीं ना कहीं जो योजनाएं केंद्र सरकार की होती हैं जो राज्यों में लागू करवाई जाती हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र पर निर्भर होता है। अब राज्यों को कितना फंड चाहिए, केंद्र सरकार कितना फंड दे रही है, नहीं दे रही है, कहीं ना कहीं आज जब एक मुलाकात होगी करीब 7 बजे के आसपास तो देखना होगा कि किन बातों को लेकर कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री नजर नितिन बनाए गडकरी से रखिएगा। पंजाब फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब विजन डॉक्यूमेंट 2047 जारी किया है और पंजाब सरकार के योजना विभाग द्वारा किया गया है ये तैयार। पंजाब को अगले 25 साल में आगे ले जाने की योजना बताई गई है और उन्होंने कहा कि आज मैंने ये अग्रगामी दस्तावेज जारी किया। भगवंत मान ने कहा पंजाब को विकास के रास्ते पर ले जा रहा हूं। पंजाब को विकास के रास्ते पर आगे ले जा रहा हूं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह कहा। और सीएम भगवंत मान ने पंजाब विजन डॉक्यूमेंट 2047 जारी किया है और योजना विभाग द्वारा इसे जारी किया गया है। पंजाब को अगले 25 साल में आगे ले जाने की योजना बताई गई है। पंजाब को विकास के रास्ते पर आगे ले जा रहा हूं, विकास के पथ पे पंजाब आगे बढ़ रहा है। और सीएम ने कहा कि 25 साल में पंजाब की तस्वीर बदलनी है। पंजाब सरकार के योजना विभाग द्वारा इसे तैयार किया गया और पंजाब को अगले 25 साल में आगे ले जाने की योजना इसमें बताई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज मैंने ये अग्रगामी दस्तावेज जारी किया और पंजाब को विकास के रास्ते पर आगे ले जा रहा हूं। ज्यादा जानकारी संदीप शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ इस पे देंगे। संदीप, ये जो विजन डॉक्यूमेंट है 2047, इसमें कैसे पंजाब को अगले 25 साल में आगे ले जाने की बात की गई है, क्या कुछ इसमें जिक्र किया गया है? मान साहब का जो फोकस है वो बिल्कुल एकदम क्लियर है। पंजाब को आगे बढ़ाने के लिए जो उनकी पुरजोर कोशिशें हैं वो लगातार जारी हैं। उनके जो चुनाव के समय जो उन्होंने वादे करे थे वो सिर्फ महज चुनावी वादे नहीं थे, उसके ऊपर जो है पूरा फोकस के साथ काम किया जा रहा है। इसमें जितनी भी परियोजना उन्होंने अपना जो खाचा तैयार किया है उसके ऊपर वो आज चर्चा भी करने वाले हैं दिल्ली में नितिन गडकरी जी से। और साथ ही साथ पंजाब को जो योजनाएं जो उन्होंने आज तक जो बनाई हैं, जो कहीं नशा मुक्ति को लेकर या रोजगार को लेकर और मोहल्ला को लेकर, उन सब पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और टर्न बाय टर्न पे बारिश से जैसे जैसे उनका सबके ऊपर समाधान हो रहा है वो उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि पंजाब सरकार, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पंजाब में, वो बाकी अगर और पार्टियों के हिसाब से बात करें तो सिर्फ चुनावी मुद्दे पे नहीं, वो अपने काम करने पर जोर दे रही है और ये चीज वो साबित भी कर रहे हैं। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे संदीप। और पंजाब के जिकरपुर शहर के सभी वार्ड में स्थित शमशान घाटों के सुधारीकरण पे 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी, जिसमें शमशान घाट की तरफ जाने वाली गली, बरामदे, शेड और 4 दीवारी का काम किया जाएगा।
अन्य काम में शमशान घाट पे शव को स्नान कराने के लिए स्थान, अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों को रखने के लिए जगह, छांव के लिए टीन शेड बनाए जाएंगे और प्रार्थना सभा के साथ ही रोशनी आदि की व्यवस्था की जाएगी। लोगों के बैठने के लिए बेंच, लाइट की व्यवस्था, पौधारोपण के अलावा साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए नगर काउंसिल ने एस्टीमेट बना के काम शुरू करने की तैयारी कर ली है। वहीं शमशान घाट की सड़क बनाने के लिए 15,77,000 रुपए खर्च किए जाएंगे। संदीप, यहाँ पे देखिए, शमशान घाटों को भी सुधारने के लिए सरकार जो कदम उठा रही है, किस तरह इसकी यहाँ की तस्वीर बदलने की तैयारी है? आम आदमी पार्टी भगवंत मान सरकार की ये खासियत है कि उन्होंने जो मुद्दे, जिन मुद्दों पे ये कार्य कर रहे हैं, प्रगति के लिए जो सोच रहे हैं, वो एक आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं। अब जीरकपुर की अगर बात करें, एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और यहाँ पर काफी समय से जो है समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था लोगों को, जिसमें से एक विशेष मुद्दा था कि यहाँ के जो वार्डों के जो शमशान घाट है उनकी जो बहुत बुरी दुर्दशा थी और लोगों को पड़ोस में जाना पड़ता था, जैसे मोहाली है या डेरा बस्सी है या और कहीं आसपास के इलाकों में अंतिम संस्कार के लिए लोगों को वहां पे जाना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पर जरूरत की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। अब ये मान साहब ने अपनी इस समस्या को संज्ञान में लेते हुए इसके ऊपर जो है बजट जारी किया है और उसके ऊपर कार्य किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप जानकारी के लिए। और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी मंगलवार को विजिलेंस ऑफिस पहुंचे, जहां उनसे उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पूछताछ की गई। चन्नी इसके पहले भी विरोध जता चुके हैं और विजिलेंस पर उन्हें जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगाया है उन्होंने। विजिलेंस ने इस साल जनवरी में चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच शुरू की थी। जालंधर लोकसभा उपचुनाव से पहले विजिलेंस ने उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए भी तलब किया था। लुधियाना के न्यू राजगुरु नगर इलाके में सीएमएस कंपनी में हुए 8.49 करोड़ की लूट के मामले में लुधियाना पुलिस कमिश्नर मनदीप सिंह सिद्धू ने सख्त रूप अपनाया है। उन्होंने कंपनी के खिलाफ पत्र लिखा और उक्त पत्र मुख्यमंत्री भगवंत मान और डीजीपी गौरव यादव को लिखा गया है, जिसमें उनसे कंपनी का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है, क्योंकि इस मामले में लूट का कारण कंपनी का घटिया सिक्योरिटी सिस्टम था, जिस वजह से लुटेरों के लिए ये वारदात करना आसान था। वहीं पुलिस की 10 टीमों ने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुल्लापुर, मणियाड़ा और अन्य गांवों में सर्च ऑपरेशन चलाया। इसके अलावा महिला समेत 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। न्यू राजगुरु नगर में एटीएम में कैश लोड करने वाली सीएमएस कंपनी के दफ्तर से 10 लुटेरे करीब 8.5 करोड़ रुपए कैश वैन में भर के फरार हो गए थे। और हल्का डेरा बस्ती विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने बलडाना के वार्ड नंबर 31 में आयोजित एक कार्यक्रम में वहां के लोगों की समस्याएं सुनी और आश्वासन दिया कि जल्द उनका समाधान किया जाएगा। इस दौरान रंधावा ने कहा कि हमारी स्वच्छ राजनीति से प्रभावित होकर लोग हमसे जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब की आर्थिक स्थिति पटरी पे आ गई है। उनकी सरकार के अथक और ईमानदार प्रयासों के फलस्वरूप राजस्व प्राप्ति में जोरदार इजाफा हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।